हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में कि अशोक की जीवनी के बारे में पढ़ने वाले कि अशोक ने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे और आप सभी इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप सभी को सारा चीज़ लिखा हुआ मिलेगा और कहानी की तरह मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि दोस्तों लगातार हम वीडियो बना रहे हैं इतिहास पर रिलेटेड, जो कि सिर्फ खान सर के नोट्स लिए हम लोग बनाते हैं ठीक है। तो आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं अशोक के बारे में, और मैं दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 से 20 मिनट की वीडियो में अगर आप सभी बने रहते हैं तो आप सभी को अशोक से बनने वाले सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो स्टार्ट करते अशोक के बारे में जानना। तो पहले बात करते अशोक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका जन्म, अशोक के जन्म, एक बार मैं थोड़ा सा कहानी की तरह समझा देना चाहता हूं आप सभी को। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के अनुसार इनका जन्म हुआ था। किसका? अशोक को। अशोक दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी भी था, बौद्ध धर्म को मानता भी था। अशोक किसी भी धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानता था, किसी भी धर्म जो था उसको बहुत अच्छी तरीके से पालन भी करता था अशोक, ठीक है। अशोक बहुत बड़ा एक राजा था जिसने पहली बार अपने संदेशों को दोस्तों शिलालेख के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा ये क्या करता था, लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, ठीक है। सारी चीज डिटेल में कवर करेंगे। अशोक राजा बनने के लिए अपने खुद के 99 भाइयों को हत्या कर दिया था। ये ऐसा भी राजा था, समझ लीजिए। अब बताइए ऐसा कोई करता है कि अपने मतलब राज्य सिंहासन लेने के लिए अपने 99 भाइयों को इसने अपने हत्या कर दिया था। कौन? तो अशोक ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। बहुत ही मतलब कैसा इंसान था यार कि राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को हत्या कर दिया था। अशोक जो था वो कलिंग पर आक्रमण किया था, और लोग ऐसे कहते हैं इतिहास के लोग कि कलिंग पर आक्रमण अशोक इसलिए किया था ताकि घोड़ा हाथी प्राप्त कर सके, कुछ धन दौलत वहां से प्राप्त कर सके, इसीलिए इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। कलिंग ने 7 लघु अभिलेख लिखे, जिसमें बहुत सारे अभिलेख क्या है महत्वपूर्ण भी है, जो कि मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा कौन कौन से अभिलेख है और कहाँ कौन कौन से अभिलेख कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, और किस नाम के लिए वो प्रसिद्ध है, किस काम के लिए प्रसिद्ध है, वो सारी बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से एक एक पॉइंट निकल कर आएगा आप सभी के लिए कि एक एक पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि अशोक का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो अशोक का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपने भाइयों को मार डाला। आप समझिए कि राजा सिर्फ बनने के लिए अपने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था। कौन? अशोक कर दिया था, ठीक है, मार दिया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी, दोस्तों मैंने बिंदुसार से पहले पढ़ा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा है, बहुत ही विस्तार तरीके से। उसका वीडियो आप सभी को पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर के देख सकते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। यह भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक था। 259 ईस्वी में मगध पर शासक किया, यानी कि 259 में दोस्तों मगध का शासक किया। कौन शासक बन गया? अशोक। अशोक 259 ईस्वी में मगध के शासक बन गया, किसको हरा करके? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी बन गया। कौन? मगध पर बन गया, अशोक बन गया, ठीक है। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब दोस्तों मगध का शासक बना, कौन? मगध का शासक जब अशोक बना तो उस समय अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। क्या था? अवंती के पहले से भी राज्यपाल रह चुका था। तब उसके बाद यहां पर शासक किया, कहां पर? मगध पर शासक किया, ठीक है। अशोक कलिंग आक्रमण बौद्ध अपनाने। अब जब दोस्तों कलिंग आक्रमण, यहां पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा कलिंग आक्रमण। दोस्तों जब अशोक कलिंग आक्रमण किया तो लोग बोला करते थे पहले के कि अशोक जो था वो कलिंग पर इसलिए आक्रमण किया था ताकि वहां से हाथी घोड़े सारी चीज इकट्ठे किया जा सके। समझ रहे हो बात को ना?
कलिंग जो अशोक था, कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या किया दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपना लिए। उसी समय बौद्ध धर्म अपना लिए, जिसके प्रेरणा, यानी कि भैया होता ना कि किसी काम के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है, लोग कहते हैं ना, तो ऐसा बात है कि जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए गया था, तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसको जो प्रेरित किया था, वो किसने किया था प्रेरित? तो उसके अपने भतीजा ने किया था। ठीक, तो मैंने अभी बताया कि वो बौद्ध धर्म, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उसके भतीजा ने क्या किया था दोस्तों? प्रेरित किया था। ठीक है, प्रेरणा अपने भतीजा से मिला था। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा। अब दोस्तों जो अशोक था, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उपगुप्त करके एक भिक्षुक थे, जिससे अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, से मिली थी। अशोक आजीविकों को रहने के लिए बराकर की पहाड़ियों में, दोस्तों अशोक जो था वो आजीविकों को रहने के लिए बराकर पहाड़ी, गाया में बराकर पहाड़ी में चार गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें लोग आजीविक रह सके। गुफा का नाम क्या क्या है? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये सारे का दोस्तों 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, ताकि आजीविकों क्या कर सके, यहाँ पर रह सके। अब एक बार मैं डिटेल में एक बार और समझा देना चाहता हूँ। इनका अशोक जो था दोस्तों बहुत बड़ा राजा था, एक भी तो बात ये तो सच्चे है, लेकिन इसने अपने राज्य सिंहासन पाने के लिए बहुत ही गलत काम किया कि अपने 99 भाइयों का मृत्यु कर दिया, मार डाला उनको अपने राजा बनने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। ठीक है, उसके बाद ये मगध पर अपना शासक कर लिया, मगध पर शासक कर लिया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था कौन? तो अशोक था। अशोक मगध के शासक बनने से पहले अवंती का राज्यपाल रह चुका था। अशोक कलिंग आक्रमण किया, और कलिंग आक्रमण करने का उसका यही एक मकसद था कि वहां से हाथी, धन दौलत सारी चीज इकट्ठा किया जाए। कलिंग आक्रमण के बाद कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के पीछे इसका जो भतीजा था उसी कहा था कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, चाहे कुछ भी एनीथिंग, ये कहा गया था। अशोक के एक पुत्र था जो कि उसका नाम महेंद्र था, एक पुत्री थी। ठीक है, पुत्री का नाम था दोस्तों क्या था? पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिसे अशोक ने श्रीलंका विदा किया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए दोस्तों? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां पर विदा किया था? श्रीलंका पर। ठीक है, श्रीलंका विदा किया था अपने पुत्री को प्रचार के लिए। तो वहां पर जब इसके पुत्र पुत्री गए तो श्रीलंका के राजा को अपना सारी चीज बता करके कि बौद्ध धर्म ये है वो है, कुछ भी नहीं, और वहां पर जाकर के राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बोल दिए, और बौद्ध धर्म राजा वहां के श्रीलंका के राजा बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, अशोक इतिहास का पहला एक राजा था जिसने अपने संदेशों को लोगों तक शिलालेख और अभिलेखों के द्वारा पहुंचाने का काम किया है। ये पहला इतिहास का राजा था जिसने अपने संदेशों को शिलालेख और अभिलेखों के द्वारा पहुंचाने का काम किया है। और पहली बार शिलालेख, अशोक को शिलालेख पढ़ने की जो प्रेरणा है इराक के राजा को है। ठीक है, कहाँ के राजा के? तो शिलालेख की बात करें, जो अभिलेख है, ये अशोक को जो अभिलेख था उसको पढ़ने का पहली बार श्रेय किसको दिया गया था, और पहली बार पढ़ा कौन था? इराक के राजा पढ़ा था। ठीक है, इराक के राजा डेरियस ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद अशोक ने अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में मिला था। कितने में? 1837 ईस्वी में मिला था। किसको? जेम्स प्रिंसेप से मिली। जेम्स प्रिंसेप 1837 में लिख लीजिएगा। कितने में दोस्तों? 1837 में जेम्स प्रिंसेप से मिला था। मिलने का पढ़ने का श्रेय 837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा मिला था। और इराक के राजा भी इस अभिलेख को पढ़े थे, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अशोक के लघु अभिलेख कौन कौन से हैं। अशोक के जो लघु अभिलेख थे वो कौन कौन से अभिलेख है, इसके भी बात जान लेते हैं। अशोक के लघु अभिलेख कौन कौन से? पहला है रूम द नेई अभिलेख, यानी कि ये वैसे अभिलेख है दोस्तों जिस पर
इसने काम किया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रुमनदेई अभिलेख, दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख, तीसरा है टोपरा अभिलेख, चौथा है मेरठ अभिलेख, पांचवा है संपूर्ण अभिलेख, छठवा है लोरिया अरिराज अभिलेख और सत्ता है दोस्तों लोरिया नंदगढ़। तो ये सारे जो अभिलेख है दोस्तों वो अशोक के द्वारा बताया गया है। अशोक सारे अभिलेख में दोस्तों ये गलती कर दिया था कि अपना नाम सिर्फ अशोक बताया था या तो प्रियदर्शी बताया था। तो भैया इससे कौन जान सकता है कि आप सम्राट थे या कुछ भी थे। इसने बहुत ही ये गलती किया था कि सारे अभिलेख जो थे, कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जिसमें अपना जो नाम था अशोक के, वहाँ पर जो नाम अपना बताया था वो बताया था क्या, तो अशोक बताया था। भैया लाखों अशोक हो सकते हैं दुनिया में, तो कौन जानेगा कि आप सम्राट लिखा है कि कोई और अशोक लिखा है। इसने ये गलती कर दिया था, ठीक है। रुमनदेई अभिलेख जो रुमनदेई अभिलेख है वो अफगानिस्तान में मिला था, अफगानिस्तान में मिलता, जिसमें उसकी पत्नी के भी थोड़ा मोड़ा उसमें चर्चा किया गया है। दूसरा है कौशाम्बिक अभिलेख। कौशाम्बिक अभिलेख जो है दोस्तों, कौशाम्बिक अभिलेख ये यूपी में मिला है। कहाँ पर दोस्तों, ये यूपी में मिला था। कौशाम्बिक अभिलेख ये यूपी में मिला था और ये अफगानिस्तान में मिला था, ठीक है। जो रुमनदेई अभिलेख है वो अफगानिस्तान में मिला था। कौशाम्बिक अभिलेख है वो यूपी में मिला था। टोपरा अभिलेख दोस्तों बात किया जाए टोपरा अभिलेख की, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने इसी दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया। दिल्ली में दोस्तों ये इसको दिल्ली में, कहाँ पर दोस्तों, इसको दिल्ली में स्थापित करवाया था। कहाँ पर, दिल्ली में। एक है मेरठ अभिलेख। अब दोस्तों मेरठ अभिलेख में क्या है, तो मेरठ अभिलेख दोस्तों ये भी यूपी में, कहाँ पर, मेरठ अभिलेख भी दोस्तों आप सभी के यूपी में स्थापित कराया था कौन, तो अशोक करवाया था, ठीक है। संपूर्ण अभिलेख दोस्तों जो है वो यह बिहार के चंपारण में है। ये बिहार में है, ठीक है, ये अपना बिहार में है। कौन सा, तो संपूर्ण अभिलेख। लोरिया अभिलेख जो है दोस्तों ये भी बिहार में है। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये सारे जो है और नीचे वाले सारे जो है वो बिहार में है, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार और, इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं हम, क्या कहना चाहता है ये भैया। देख लो, अशोक ने अभिलेख बनाया था। अभिलेख मतलब जो पत्थरों को काट काट करके दोस्तों ये शिलालेख अभिलेख को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो उस पर कुछ अपना चर्चा किया था कि भैया हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, हम राजा हैं चाहे कुछ भी एनीथिंग, वो अपने शिलालेख के द्वारा लोगों तक पहुँचाता था, ठीक है। तो अशोक के लघु अभिलेख थे, वो भी 7 थे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं। रुमनदेई अभिलेख जो कि अफगानिस्तान में है, कौशाम्बिक अभिलेख जो कि यूपी में है, टोपरा अभिलेख जो कि दिल्ली में है, मेरठ अभिलेख जो कि यूपी में है, संपूर्ण अभिलेख जो कि बिहार में है, लोरिया ये भी बिहार में है और लोरिया ये भी क्या है दोस्तों, बिहार में है। तो आप सभी को अशोक के द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक जय हिंद जय भारत।